हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2024-25 में जो आपके साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का बोर्ड का, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता है 80 नंबर के पेपर में आपके जो 20 नंबर हैं वो MCQs के होते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स अच्छे लाने में। तो अब से हम कोशिश करेंगे 4 से 5 वीडियोस फुल MCQs प्रैक्टिस की लेके आए, जिसमें से 90% चांसेस है कि क्वेश्चंस आपके उसी में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पार्ट 1 है जो कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग आएगा। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम 20 MCQs करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो इस सीरीज़ को अगर आप चाहो लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आप ने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम ये नई वीडियोज़ लाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जैसा कि इसमें 1 से 20 तक 1 अंक के प्रश्न है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाने के लिए A, B, C और D क्रमशः क्या होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको अगर आप देखो किस तरीके से हमको करना होगा, तो बैलेंस आप इसको कर लो, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको बैलेंस करना। यहाँ देखो PB और यहाँ PB, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये भी लेड है, ये भी लेड है। तो सबसे पहले तो देखो A और B दोनों सेम कौन कौन सा है। तो अगर आप देखो तो ये नहीं है, तो इसको तो आप हटा दो, ठीक है। फिर अब ये बचता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, और ये 2 2 ही है, सब में 2 2 है, तो यहाँ अगर आप 2 लगा देते हो, यहाँ 2 लगा देते हो। अब अगर बाकियों को बैलेंस करना चाहो, देखो 2 NO3 कितने हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ये 2 और दूना 4, तो यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो इस यहाँ क्या आना चाहिए कि 4 के बराबर हो जाए, तो ये 4 आना चाहिए, तो C की जगह 4 आ जाएगा। तो 2 2 4, तो यही कॉम्बिनेशन बैठता है, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो सही जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2PbNO3 ट्वाइस। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 2PbO प्लस 4NO2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 1 O2। तो बस अब आप अगर देखना चाहो कि बैलेंस है ये पूरी तरीके से, और आसानी से आप निकाल लोगे। तो हमेशा जब भी बैलेंस करना हो, आप सबसे पहले ऐसा देखो मेटल या ऐसा कंपाउंड जो दोनों में सिंगल सिंगल आपको दिख रहा हो, तो उसके कोफिशिएंट्स को आप जैसे ही बराबर कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इजीली हमने कर लिया। तो ये पहला क्वेश्चन था। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, इसको अच्छे से कर लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया, निम्नलिखित में से अवक्षेपण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण चुनना है आपको। अब अवक्षेपण अभिक्रिया आपको पता है, आपके जो बुक है वो चैप्टर 1 में से आया हुआ ये क्वेश्चन है, और चैप्टर 1 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट और अवक्षेपण अभिक्रिया वो एक साथ आपने पढ़ी थी। तो उसमें एक तो ये आपका बिल्कुल BaSO4 बन रहा है, ये किस कलर का बनता है, सफ़ेद कलर का। तो यहाँ लकीली आपका पहला ही आंसर आ गया है। ये क्या है, ये एक तरह से आपका ये द्विविस्थापन है, पर यह अवक्षेपण नहीं है। ये आपका है द्विविस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ये तो आपका ऊष्मीय वियोजन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इससे बनता है बेरियम सल्फेट, और ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। अगला है
प्राकृतिक संसूचक का युगल चुनना है। जो प्राकृतिक सूचक है उनका युगल चुनना है। तो हल्दी बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ये तो संश्लेषित है, तो ये नहीं आएगा। फिनोल्फ्थेलिन, अच्छा ये ध्यान रखना है आपको, हल्दी जो है वो अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तित नहीं करता, मतलब पीले का पीला ही रह जाता है, लेकिन क्षार के साथ ये कौन सा रंग परिवर्तित कर देता है, लाल रंग। और मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ वो लाल रंग बनाता है, और क्षार के साथ वो पीला या ऑरेंज रंग बनाता है, हल्का ऑरेंज रंग या पीला रंग जिस कलर का वो होता है। फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, तो ये दोनों क्या है, दोनों संश्लेषित है। ये जैसे हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों हैं। फिनोल्फ्थेलिन का खास यूज़ होता है क्षार में, ये गुलाबी रंग देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और अम्ल में ये रंगहीन रहता है। और मेथिल ऑरेंज का तो अभी हमने कर लिया। अब लिटमस और हल्दी, तो ये दोनों बिल्कुल क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है वो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में नीला रंग देता है। हल्दी का भी हमने पढ़ ही लिया, इन सब का पढ़ ही लिया। तो इससे आपके सारे क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वीडियोस, ये सीरीज़ जो अब हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यूज़ की, इसमें टोटल 5 वीडियोज़ आएंगे जो प्रीवियस ईयर के बेस पे है, और लगभग आपके 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन 100 क्वेश्चंस में से अगर आप अच्छे से इसको देखते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को नोट करते हो, तो आपके एग्ज़ाम में 100% आपके एमसीक्यूज़ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस यौगिक को पहचानिए जिसका उपयोग कागज़, कांच और साबुन उद्योगों में किया जाता है। तो कागज़ बनाने में, कांच में, साबुन उद्योग में, तो इन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या धोने का सोडा। तो अब इसमें अगर आप देखो, सोडियम क्लोराइड का तो इसमें इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने के सोडा में अगर आप देखो तो विरंजक चूर्ण का अधिकतर इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ कपड़े धोने में और या कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें इस्तेमाल होता है, या पेपर फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन कांच में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो धोने का सोडा इसका सही आंसर है। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट .10H2O। इसका इस्तेमाल होता है पेपर या कागज़ उद्योग में, कांच और साबुन उद्योगों में। इसके अलावा बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरेक्स के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है, धोने के सोडा का। और इसके अलावा ये पानी के जो परमानेंट स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में भी सहायता करता है। विरंजक चूर्ण का भी बहुत पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और ये खासकर सूती वस्त्र उद्योगों में या कपड़ों को साफ़ करने में, या जो पेपर है उनके पल्प को साफ़ करने में इस्तेमाल किया जाता है। और बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है, जो हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका नमक जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और सोडियम क्लोराइड और से ही हम NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं जब क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है धोने का सोडा। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समूह को चुनना है आपको। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब आपको पता है 3 तरह के मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। तो इन 3 ग्रुप में आपके जो एल्कीन और एल्काइन है, ये क्या होते हैं, असंतृप्त। तो जिनके नाम के पीछे आइन या ईन लगा हो वो असंतृप्त होंगे। तो अगर आप देखो एथेन, तो एल्कीन आ गया, तो ये असंतृप्त तो नहीं होगा, एक से यहीं से हटा दिया आपने। फिर उसके बाद एथाइन, तो बिल्कुल आइन है। ब्यूटीन ईन है। साइक्लोहेक्सेन एन आ गया, हटा दो। फिर एथीन ईन है। प्रोपीन, इसमें भी ईन है। और ब्यूटाइन, इसमें आइन है। तो यही आप हमारा सही आंसर होगा। चौथा देखो मिथेन, एन आ गया, तो ये नहीं होगा। तो ईन होना चाहिए या आइन होना चाहिए, तो ईन या आइन इसमें है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है साइक्लोहेक्सेन की संरचना में होते हैं। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला अगर आप देखो तो इसका एल्कीन के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये एक क्या होगा, आपका
साइक्लिक कंपाउंड, ये चक्रीय कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन जो है वो इस तरीके से साइकिल में बंधे हैं और सभी सिंगल आबंध में होते हैं। तो इसमें टोटल जो आबंध हैं वो कितने होते हैं, तो अगर आप देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। इसमें एकल आबंध ही सिर्फ होते हैं, साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ एकल आबंध होते हैं। तो कितने एकल आबंध होंगे, तो सिर्फ 18 एकल आबंध, और इसमें आप गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, 18 एकल आबंध ही होते हैं सिर्फ इसमें। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन को या 7वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से क्या एक ऊष्माशोषी जिसमें आप ऊष्मा देते हो और ऊष्माक्षेपी जिसमें से ऊष्मा निकलती है। तो जिसमें आपको ऊष्मा देनी पड़ रही है या गर्मी देनी पड़ रही है, तो मानव शरीर में भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी है, इसमें से तो ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है, तो ये तो एक आपका ऊष्माक्षेपी है, तो ये सही उत्तर नहीं है। बुझे चूने का बनना, तो बुझे चूने का जब बनता है तो हम इसमें ऊष्मा तो देते नहीं है, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका ऊष्माक्षेपी। जब आप चूने में जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जब आप पानी मिलाते हो तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जो कि एक बुझा हुआ चूना होता है और इसमें साथ के साथ ऊष्मा भी निकलती रहती है, तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी है। अपघटन हमेशा एक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो चौथा है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटन, तो अपघटन जब करेंगे तो उसको हम हीट करेंगे तभी होगा, उसको ऊष्मा देंगे तभी होगा, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटन। और ये कैसे होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, इसीलिए हम सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड के बॉटल्स को डार्क कलर्ड या गहरे रंग के बॉटल में रखते हैं सूर्य के प्रकाश से दूर, तो ये प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन होता है जब सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है HNO या सूर्य के प्रकाश में, तो ये Ag और फिर Br2 गैस में, यहाँ आपका 2Ag हो जाता है, यहाँ 2Ag। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल किस में करते हैं इस रिएक्शन का, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है निम्न में से पादप हार्मोन के युगल चुनिए। अब पादप हार्मोन आपको पता है 4 ही होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये 4 आपने पढ़े हैं। अब आप देखो साइटोकाइनिन और इंसुलिन, इंसुलिन तो मानव हार्मोन है, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। जिब्रेलिन और एड्रेलिन, तो जिब्रेलिन है लेकिन एड्रेलिन नहीं है। एब्सिसिक अम्ल और एड्रेनलिन, तो ये भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही बचता है, तो ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल जो पौधे हैं जब वो सूख जाते हैं, उन्हें सूखना या फल बनने के बाद पौधों का झड़ना जो है, पत्तियों का झड़ना, वो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला है पराग कण के लिए कीटों या कीड़ों को आकर्षित करने वाले पुष्प के भाग कौन से हैं, तो कीड़ों को कौन आकर्षित करता है, तो आकर्षित कौन करता है, पंखुड़ी, बाह्यदल, परागकोश एवं वर्तिकाग्र या पंखुड़ी और बाह्यदल। तो जो रंगीन भाग होगा वही कीड़ों को आकर्षित करेगा, तो वो होते हैं आपके पंखुड़ियाँ या केवल दल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मानव मस्तिष्क के पेशीय समन्वय को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है, तो पेशीय समन्वय को नियंत्रित कौन करता है, तो पेशीय समन्वय का क्या मतलब होता है कि जो आप मांसपेशियाँ अपने इच्छा से चलाते हो, आपके बॉडी के बैलेंस में जो सहायता करता है, तो वो होता है आपका सेरिबेलम, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस यहाँ दिए हैं जैसे मेडुला ऑब्लिंगाटा, इसका मेन काम क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर या लार आना या उल्टी आना, वमन जिसे हम कहते हैं, तो वो इसको कंट्रोल करता है मेडुला। पोन्स जो है ये हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और जैसे ऐच्छिक क्रियाएं रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, और प्रमस्तिष्क ये जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, इसका मेन काम क्या होता है,
ये थिंकिंग पार्ट, जो आपका मेन सोचने वाला भाग है, वो ये करता है। और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उसको ये कंट्रोल करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ये। फिलहाल जो आपका पेशीय समन्वय को नियंत्रित करने वाला भाग होता है वो होता है आपका सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, और ये आपके शरीर के संतुलन बनाए रखने में भी काफ़ी सहायता देता है। अगर आप किसी को पेन उठाना है तो पेन उठाने के लिए जो आपके संतुलन करेगा वो कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। अगला है, किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम कौन सा है? तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? अगर ये ऊपर की तरफ है तो जिस प्रकार से हम अपने अंगूठे को अगर विद्युत धारा माने तो हमारी जो उंगलियां हैं वो चारों ओर उसके जिस तरफ से लपेटी रहेंगी उसी तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और इसे हम कहते हैं दायां हस्त अंगुष्ठ नियम और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा, और ये इसको हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। बहुत बार अगर साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो ये ध्यान रखना, ये होता है मैक्सवेल्स दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल RHTR मैक्सवेल का है ये दिया हुआ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके अनुसार क्या है कि अगर एक अंगूठा आपका विद्युत धारावाही को दिखाता है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, जो उंगलियां आपके चारों ओर होती हैं वो दिखाती हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर ऊपर की तरफ है तो आपका क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, नीचे की ओर होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। अगला है 12वां क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहलाता है? तो ये जब किसी, इसमें हम दिखाते हैं कि अगर हम अपनी उंगली को, बाएं हाथ की उंगली की तीनों उंगली, अंगूठे, अपना तर्जनी और अनामिका तीनों को अगर आप 90 डिग्री पे रखो तो एक आपका दिखाता है बल, एक आपका दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र और एक आपका दिखाता है करंट। तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। अगला है, मटर के 2 लंबे पौधे में किसी F1 स्थिति में पौधों में कुछ मटर के बौने पौधे भी दिखाई दिए। यह तभी संभव हो सकता है जब संकरण करने वाले पौधे का जीन, तो 2 लंबे पौधे हों और उसमें कुछ बौने पौधे, तो कब पॉसिबल है? अगर लंबे पौधे का जीन जो है उसमें कम से कम एक ये आ जाए, स्मॉल t आ जाए। तो अगर हम कैपिटल T स्मॉल t दोनों इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तभी बौने पौधे आ पाएंगे। तो इसका सही उत्तर या तो ये दोनों हो या फिर आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि जब किसी परिनालिका में से कोई स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिनालिका क्या होता है? जब आप किसी तार को इस तरह से कॉइल कर देते हो और इसके से करंट आप फ्लो कराते हो तब, और इसके अंदर, इसके आसपास क्या है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो ये एक परिनालिका की तरह होता है। तो इसमें जब वह छड़ चुंबक की ओर भांति कार्य करता है तो उसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव व्यवहार करता है। तो इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हर स्थान पर एक समान रहती है। इसके भीतर हर एक स्थान पर एक समान रहती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। और इसके बाहर अगर देखें तो जो सिरे हैं उस पर सबसे अधिक होती है और सिरों से जितने दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होती है, लेकिन इसके अंदर हर बिंदु पर समान रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। अगला है, आपके पास समान पदार्थ के 4 तार हैं, उस तार को आपको चुनना है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। अब आपको पता है अगर समान पदार्थ हैं तो जो रो की वैल्यू है वो सेम है, तो आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? RL/A। ठीक है, अगर ये सेम है तो यहाँ से तो ये फैक्टर काम नहीं करता। अब L/A का रेशियो आपको देखना है। तो पहला है लंबाई 2L और व्यास 2D। लंबाई L और व्यास D। अब अगर लंबाई 2L होगी और व्यास 2D होगा, तो अब अगर आप देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या पता है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो हमारा प्रतिरोध क्या है? बढ़ेगा,
और एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है वो घटेगा। तो इन दोनों में एक में लंबाई बढ़ रही है और एरिया जो है वो भी बढ़ रहा है। इसमें लंबाई घट रही है, एरिया भी घट रहा है। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जैसे एक है आपका L और अगर D है व्यास तो रेडियस हो जाएगा D/2। तो अब यहाँ आपको पता है एरिया का मतलब क्या होता है πr²। तो सब में पहले रेडियस निकाल लो। अगर व्यास 2D है तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा D। इस केस में व्यास D है तो रेडियस हो जाएगा D/2। इस केस में व्यास D/2 है तो रेडियस हो जाएगा D/4 और व्यास D/4 है तो रेडियस हो जाएगा D/8। तो अब बस हम फॉर्मूले में अगर आप रख देते हो तो पहले में अगर देखो 2L, रो तो सेम है तो रो का रो रहने दो, 2L का 2L हो जाएगा ऊपर क्योंकि L ही है, और एरिया होता है πr²। तो यहाँ हो जाएगा पाई और r की जगह क्या है यहाँ पर D², तो πd²। तो पहले का तो ये आ गया। दूसरा अगर आप देखो दूसरे में L है ये तो ऊपर सिर्फ L और नीचे D/2 है तो πd²/4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आपका 4L/πd²। इसका मतलब है इन A और B में से तो कम वैल्यू किसकी है, A है, तो B तो कम हो नहीं सकता है, इसको हटा दो। अब अगर तीसरा देखते हो आप क्या है L/2, तो L/2 और नीचे पाई और D² कितना हो जाएगा 16। तो जब ये इसको काटोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8L/πd²। तो इसकी भी जो वैल्यू है अगर आप देखो तो जो पहला है उससे ज़्यादा है, आपको कम बतानी है तो ये भी कट जाएगा। अब चौथा देखो आप, चौथा हो जाए आपका L/4 और नीचे आप देखोगे पाई D/8 का मतलब होगा D²/64 और ये 16, तो ये भी ऊपर जाके 16 हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो सबसे ये भी 16L हो जाएगा तो ये भी सबसे अधिक होगा, तो सबसे कम इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा A। अगला है पादपों की पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने का कारण क्या होता है, कि जो रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद क्यों होते हैं। तो द्वार कोशिकाओं के भीतर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण, भीतर और बाहर जल का संवहन, गैसों का उच्च दाब या प्रकाश का उद्दीपन। तो रंध्र के जो खुलने और बंद होने का कारण होता है, तो रंध्र कब खुलते बंद होते हैं ये हमने पढ़ा था कि जब द्वार कोशिकाओं में पानी का प्रवेश होता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है तो वो शिथिल हो जाती है और रंध्र हमारे बंद हो जाते हैं। तो जल के संवहन के कारण, तो भीतर और बाहर जल का संवहन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है किसी प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान उसके आरंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाता है यदि अन्य प्रचालों मतलब धारा और समय में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। अब अगर आपको पता है ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H = VI और T, लेकिन यहाँ आपका रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो अगर आप रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगाओगे तो I²RT ये होता है। अब इसमें कहा गया है, ये आपका शुरू फार्मूला था। अब अगर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया, R की जगह क्या कर दिया है 4 गुना, 4R कर दिया गया है, और धारा और समय में कोई परिवर्तन नहीं किया, I और T सेम है, तो जो H है वो क्या हो जाएगा 4H के बराबर हो जाए, जो नया H' है वो 4 गुना हो जाएगा। तो अब पूछा गया है कि उसमें परिवर्तन की प्रतिशतता क्या होगी, तो कितना परिवर्तन आया है, तो 3 गुना का परिवर्तन आया है, तो 300% का परिवर्तन आया है। तो और अगर पूछा जाता कितना हो जाएगा तो आंसर होता 400%, लेकिन यहाँ पूछा है चेंज कितने का आएगा या परिवर्तन कितने का आएगा, इसलिए आंसर 300% है। तो ये ध्यान रखना, अगर सिर्फ पूछता कि कितना परसेंटेज हो जाएगा शुरुआत का तो वो 400% हो जाता, लेकिन परिवर्तन पूछा है तो इसीलिए आंसर हमारा इसमें 300% होगा।
अगला क्वेश्चन, अब ये जो 17 से 20 वाले क्वेश्चन है ये आपके पता है अभिकथन और निष्कर्ष वाले हैं। इसमें अगर दोनों सही है तो और सही व्याख्या है तो ए, अभिकथन और कारण दोनों सही लेकिन व्याख्या गलत है तो बी, ए सही है आर गलत है तो सी, और डी में होता है अगर ए गलत है और कारण सही है। पहला जैसे देखें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं तो इसका अर्थ होगा उस बिंदु पर दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। तो ये भी सही है और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, मानवों में शिशु का लिंग निर्धारण में नरों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि नरों में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं जो कि लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और नरों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ये हमारा गलत है, नरों में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ये हमारा गलत है। सिर्फ 2 ही उभयधर्मी ऑक्साइड है, एक होता है आपका Al2O3 और ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, यही दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, बाकी कोई भी उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। अगला है, यह धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये सही है। तो इसका पहला गलत दूसरा सही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला जैसे ही गलत हो दूसरा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला गलत होते ही ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, जैसे ही पहला गलत हो दूसरा आप बिना पढ़े ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहला गलत दूसरा सही या दूसरा गलत कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो पहला गलत हो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला है, अभिकथन, तो मानव के क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, और ये रुधिर वाहिकाओं में बहुतायत होती हैं। ये बिल्कुल सही है, ये क्या अवशोषण का कार्य करती हैं, और दीर्घरोम पाचित भोजन का अवशोषण करने के लिए सतही क्षेत्रफल में ये वृद्धि कर देती है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है, और इसीलिए उसमें ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका, लेकिन अगर आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी ये दिया हुआ है कि ये इस दीर्घरोम में क्यों होती हैं, बहुत सारे दीर्घरोम उंगली से प्रवर्त क्यों होते हैं, तो ये भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के कारण में कोई रिलेशन एज सच कोई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, एक ही जगह हो जाएगा इसका बी। तो ये पहले सेट के 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये हमारा पार्ट 1 था। टोटल 5 ऐसे पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं वो हम लेके आएंगे, और लगभग 100 MCQs की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन 100 MCQs के साथ जो कॉन्सेप्ट्स आप करोगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नहीं भी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना कि क्यों अच्छी नहीं लगी। और अगर चाहते हो आप और किसी सब्जेक्ट में इस तरह के वीडियोस जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लाए जाएं तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट के बेस पे कि और भी वीडियोस लाए जाएं। तो साइंस में 5 MCQs के तो वीडियोस आएंगे ही, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अलग अलग आएंगे। तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर भेज देना ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।